नमस्ते फ्रेंड्स, मैं दिलीप देशमुख हूँ और हमारा जो यूट्यूब चैनल है MDR HR, उसके थ्रू हम 2 सीरीज चलाते हैं बैंक के कस्टमर्स के लिए, बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए। और उसका नाम है, एक तो फंडामेंटल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग और दूसरा बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। तो आज का जो वीडियो है वो 18th नंबर का है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी का। जो सब्जेक्ट है वो साइबर क्राइम में अगर कोई होता है बैंक में और हमारा खाते में से अगर पैसे निकल जाते हैं, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, हमारे पैसे पूरे कब मिल सकते हैं, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी के भी बारे में हो सकता है। इसलिए आज का जो वीडियो है, आपके जो भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो अकाउंट रखते हैं कोई भी बैंक में, उसकी जानकारी उन्हें दीजिए। ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक का बटन भी दबाइए, ताकि वी आर इनकरेज काय के लिए, प्रोत्साहित काय के लिए कि और जो भी जानकारी हम दे सकते हैं उसके लिए हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो जैसा कि बताया कि ये जो वीडियो है, ये अगर हमने चेक दिया, हमारी सिग्नेचर फोर्ज करके किसी ने पैसे निकाल लिए अकाउंट में से, तो उसके लिए लागू नहीं है। आज का वीडियो जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है, यानी हम बैंक की नेट बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ करते हैं या कोई ऐप यूज़ करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन हमारे अकाउंट में से किसी ने तो भी पैसा निकाल लिया चेक के जरिए नहीं, जिसको हम डिजिटल बैंकिंग कहते हैं, वो मोड में से अगर पैसा निकल गया तो क्या करना चाहिए। क्योंकि ऐसा जब होता है हमारे अकाउंट में से सडनली विदाउट आवर नॉलेज पैसा निकल जाता है, तो हम डर जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है। इसलिए ये पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। बैक ऑफ द माइंड आपको मालूम होना चाहिए क्या करना चाहिए। तो इसके सिंपल ट्रिक भी मैं बताऊंगा। तो ये जो साइबर क्राइम से पैसा निकाल जाता है अपने बैंक से, विड्रॉ किया जाता है, डेबिट हो जाता है अपना अकाउंट, तो इसमें 4 टाइप की गलती हो सकती है। पहली तो कस्टमर की गलती हो सकती है, बैंक का जो कस्टमर है, ग्राहक है, उसकी गलती हो सकती है और पैसा निकल जाता है। दूसरी टाइप की गलती जो है वो बैंक की हो सकती है, बैंक के कर्मचारी की हो सकती है, या बैंक का जो CBS प्लेटफॉर्म है उसमें कुछ खामियां हो सकती है, या बग आ सकता है, मालवेयर जा सकता है, जो भी है, तो बैंक की तरफ की गलती है वो। तीसरा कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, यानी क्या, कस्टमर की भी गलती है और बैंक की भी गलती है, जो करना चाहिए वो नहीं किया या जो नहीं करना चाहिए वो किया है। तो ऐसी 3rd टाइप की होती है। और चौथा, ना कस्टमर की मिस्टेक है, ना बैंक की मिस्टेक है, बैंक के कर्मचारी की मिस्टेक है। बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी सिक्योरिटी नॉर्म्स बताए वो पूरे फुलफिल किए, उसके बावजूद भी आपके अकाउंट में से पैसा निकल गया। तो ये 4 टाइप की मिस्टेक्स है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बैंक सर्विसेज आउटसोर्स करती है। आप अगर बैंक में जाते हैं तो आपने देखा है कि बैंक के बाहर आर्म गार्ड या वॉचमैन रहता है, तो नॉर्मली वो बैंक का एम्प्लॉय नहीं रहता है। बैंक किसी को तो भी कोई एजेंसी को अरेंजमेंट बताती है और थ्रू दैट एजेंसी उसको वो ड्यूटी पे आता है। वैसे ही IT रिलेटेड जो सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो सर्विसेज, CBS प्लेटफॉर्म जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक आउटसोर्स करती है, और ये ब्रीच उनके तरफ से भी हो सकता है। तो इसीलिए कस्टमर की भी गलती नहीं है, बैंक की डायरेक्ट भी गलती नहीं है, ऐसा भी केसेस हो सकते हैं। ऐसे 4 टाइप की मिस्टेक्स हो सकती है। तो बैंक की क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट के अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ डायरेक्शंस दिए कि एक जिम्मेदार संस्था के नाते उन्होंने क्या करना चाहिए। तो ऐसा वो ना हो, साइबर क्राइम ना हो, किसी के अकाउंट में से उसके विदाउट परमिशन डेबिट ना हो। इसके लिए बैंक ने क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले बैंक क्या करती है कि कस्टमर का अकाउंट ओपन करती है, और किसका अकाउंट ओपन करने का है, नहीं करने का है, ये पूरा अधिकार बैंक को है। कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता बैंक के ऊपर विषय पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के अंडर। तो बैंक ने क्या करना चाहिए, फिर अकाउंट ओपनिंग के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने KYC नॉर्म्स बताए। सबको मालूम है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड बैंक मांगती है अकाउंट ओपन करते वक्त। तो इतना ही नहीं है, बहुत कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है।
कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी यानी किसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसकी बैंक की पॉलिसी होना चाहिए, आरबीआई की गाइडलाइंस है। उसके तहत ड्यू डिलीजेंस यानी अपार्ट फ्रॉम आधार कार्ड पैन कार्ड दूसरी भी कोई और चीज़ करना पड़ती है, वो पूरा उन्होंने करना चाहिए खाता ओपन करने के वक्त। यही चैनल में हमने केवाईसी के 4 वीडियोस रिलीज़ किए हैं, आपको रिक्वेस्ट है कि आप वो रेफ़र कर सकते हैं। तो पहले तो आरबीआई ने केवाईसी की जो अकाउंट ओपन करने के लिए कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के तहत बैंक की जो एक्सेप्टेड पॉलिसी है वो फुलफिल करना चाहिए, ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए। अगर बिजनेस है तो बिजनेस करता है कि नहीं, उसके जो बिजनेस रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो लिए कि वो सब देखना चाहिए। दूसरा, नए जब अकाउंट ओपन करते हैं तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहिए कि कोई बालक का जन्म जब होता है तो डॉक्टर उसकी एक्स्ट्रा केयर लेते हैं, वैसे ही या तो बहुत बार इनऑपरेटिव अकाउंट्स रहते हैं वो ऑपरेशन में कन्वर्ट करते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद। तो जब एक आधा अकाउंट इनऑपरेटिव टू ऑपरेटिव होता है उस वक्त भी बैंक ने एक्स्ट्रा केयर लेना चाहिए, वो भी उनके पॉलिसी में रहता है। और इनके जो ट्रांजैक्शन है नए अकाउंट या इनऑपरेटिव टू ऑपरेटिव अकाउंट्स ये मॉनिटर करना चाहिए क्लोजली। और बहुत बार बैंक क्या करती है, एक आधा अकाउंट अगर इनऑपरेटिव है और केवाईसी के डॉक्यूमेंट सबमिट ऑपरेशन करती है तो कूलिंग पीरियड रहते हैं, यानी 2-3 दिन उस पर ऑपरेशन अलाउ नहीं करती। अभी के अभी डॉक्यूमेंट दिए और अभी के अभी ऑपरेशन अलाउ किए, ऐसा बहुत बार नहीं करते क्योंकि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। मुझे मालूम है कि XYZ का अकाउंट है, उसके अंदर 5 लाख पड़े हैं, मैंने फोर्स करके डॉक्यूमेंट दे दिए, बैंक ने गलती से विदाउट वेरिफिकेशन एक्सेप्ट करके इमीडिएट अगर मुझे परमिशन देता है आई कैन विड्रॉ दैट अमाउंट। तो ये कूलिंग पीरियड रहता है क्योंकि उसके अंदर सब जो प्रोसीजर हो बैंक फॉलो करती है। बहुत बार क्या होता है कि एक ही नाम के बहुत व्यक्ति रहते हैं, तो इसके लिए बैंक ने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना चाहिए। जो भी स्टाफ है उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए बराबर कि क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। एक ही नाम के 2 अलग व्यक्ति बहुत बार होते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। और जो जिसको अपन UCIC बोलते हैं तो एक ही जो अगर डबल है एक आदमी के लिए तो डुप्लीकेशन करना चाहिए कि UCIC जो नंबर है कोड जिसको बोलते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन कोड रहता है वो यूनिफॉर्म कस्टमर्स आइडेंटिटी कोड, तो वो एक ही होना चाहिए। अगर आपका पैन नंबर है, आधार नंबर है, जो भी आपके पर्टिकुलर डिटेल्स है तो आपका UCIC कोड एक ही होना चाहिए, मल्टीपल नहीं होना चाहिए। उसके बाद में बैंक की क्या जिम्मेदारी है, अवेयरनेस अमंग कस्टमर्स एजुकेशन देने की जिम्मेदारी बैंक की है। तो उन्होंने क्या करना चाहिए फिर, ये साइबर फ्रॉड के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देना है ब्रोशर्स प्रिंट करके देना चाहिए, प्रिंटेड मटेरियल अगर होगा तो देना चाहिए, कस्टमर्स मीट लेना चाहिए। रिजर्व बैंक ये एक्सपेक्ट करती है, अपेक्षा व्यक्त करती है कि सब ब्रांचेस में 15 तारीख को कस्टमर्स मीट होना चाहिए, अलग अलग सेगमेंट्स के लोगों को बुला के जानकारी देना चाहिए बैंकिंग सर्विसेज की। तो उसके अंदर ये भी आ सकता है। उसी तरह हर एक बैंक की वेबसाइट एक्सपेक्टेड है, हर एक बैंक की वेबसाइट होना चाहिए, उसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है साइबर क्राइम रिलेटेड वो देना चाहिए। और बैंक में SMS फैसिलिटी होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शंस होता है तो इमीडिएट ऑटो पुश होना चाहिए कि 10 रुपये का भी अगर मेरे अकाउंट में डेबिट हो गया तो मुझे इन्फॉर्मेशन आना चाहिए बैंक तो कि आपके अकाउंट में 10 रुपये डेबिट हुआ है। तो अगर मैंने नहीं किया तो मुझे इमीडिएटली जानकारी हो जाएगी। तो कस्टमर्स ने क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए बैंक के तो हो गए, SMS का बताया मैंने। तो कस्टमर्स में क्या क्या करना चाहिए, तो अपना OTP जो आता है वन टाइम पासवर्ड जिसको बोलते हैं वो शेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ। उसी तरह वाईफाई फैसिलिटी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन यहाँ पर रहती है कॉमन पब्लिक प्लेस के वहाँ, तो वो यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद में अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। अनसिक्योर्ड लिंक अगर आती है आपके पास तो जो सिक्योर्ड नहीं है वो ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ओपन किया गलती से तो आपका पैसा चले जाता है। और आप जब कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं वो ऐप डायरेक्टली किसी ने भेज दिया तो इंस्टॉल मत कीजिए, वो ओनली थ्रू प्ले स्टोर इंस्टॉल करना चाहिए जो भी ऐप आप यूज़ करना चाहे तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है
आपका अगर नोटिस किया, बैंक का एसएमएस आ गया डेबिट ट्रांजैक्शन का और आपको मालूम है आपने नहीं किया, बैंक के चार्जेस भी नहीं है वो, तो इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। वो कहाँ कैसे मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग, इतना ख्याल में रखो। तो बैंक के सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स जो है, तो बैंक को वो भी करना चाहिए। उसकी जो सिस्टम्स प्रोसीजर बैंक की, साइबर क्राइम जो फ्रॉड है वो नज़रिए रखते हुए बैंक ने क्या करना चाहिए, जो डेली ट्रांजैक्शंस लिमिट है वो सेट करना चाहिए हर एक कस्टमर। अनलिमिटेड नहीं है। अभी मेरा अकाउंट में फॉर एग्जांपल 5 लाख बैलेंस रहता है, तो मेरा ट्रांजैक्शन 1 लाख के ऊपर नहीं जाता है, तो बैंक शुड सेट लिमिट 1 लाख की ज़्यादा से ज़्यादा, कि उससे ऊपर मैं करता नहीं हूँ। अगर मुझे ज़रूरत है, मैं रिक्वेस्ट करने के बाद तो लिमिट बैंक तो कभी भी बढ़ा सकती है, लेकिन 1 लाख नॉर्मल देना चाहिए, ताकि अगर फ्रॉड होगा, साइबर क्राइम होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का ही होता है। दूसरा, ऑटो एसएमएस विथ रिप्लाई फैसिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बैंक एसएमएस भेजती है किसी को डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए, तो रिप्लाई फैसिलिटी इमीडिएटली, अगर मुझे मालूम है कि मैंने 10,000 नहीं निकला है, एसएमएस आ गया, तो मैं क्या करूँगा, इमीडिएट प्रॉम्प्टली एसएमएस का रिप्लाई दे दूँगा कि भाई ये मैंने ट्रांजैक्शन नहीं किया है, ये अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। तो रिप्लाई फैसिलिटी होना चाहिए बैंक की तरफ से। दूसरा, अगर पे ऐड करते हैं, हम बैंक का ऐप यूज़ करते हैं एनएफटी आरटीजीएस के लिए, उसमें कुछ पे रहते हैं, उसमें पे नया ऐड करने की सुविधा रहती है। तो बहुत सारी बैंक क्या करती है कि नया अगर पे ऐड किया तो इमीडिएट उसको ट्रांसफ़र करने की मौका नहीं देती है, फैसिलिटी नहीं देती है। एक कूलिंग पीरियड रहता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो बैंक की पॉलिसी है। वो कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए, साइबर फ्रॉड अवॉइड करने के लिए। उसके बाद में जो भी कस्टमर मोबाइल नंबर रहता है कस्टमर का या ईमेल आईडी रहता है, इट शुड बी रजिस्टर्ड इन द बैंक रिकॉर्ड, और सीबीएस प्लेटफॉर्म से वो कनेक्टेड होना चाहिए। अदर देन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है, उसके सिवा कोई भी मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, बैंक की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं जाना चाहिए। और बैंक ने 2 वे वेरिफिकेशन करना चाहिए। जब हम आरटीजीएस एनएफटी से पैसा भेजते ऐप यूज़ करते, तो 2 वे दो पासवर्ड रहते, तो वो होना चाहिए। और अगर किसी के पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो उसको अगर बैंक डेबिट कार्ड देती है, एटीएम कार्ड देती है, तो उसको सिर्फ कैश विड्रॉल की परमिशन होना चाहिए। बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा उसके खाते में से पैसे गए। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैंक की जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए, इम्पेकेबल होना चाहिए। अभी अगर अकाउंट में पैसे निकल गए, साइबर फ्रॉड हो गए, पैसे निकल गए, तो कस्टमर्स को रिपोर्ट करना चाहिए, और उसके लिए बैंक को फैसिलिटी देना चाहिए कि क्या क्या फैसिलिटी है। तो सबसे पहले कस्टमर को क्या फैसिलिटी है, उसकी जो होम ब्रांच है, हमारा कोई बैंक में अकाउंट है, उसके 100 ब्रांचेस है, लेकिन कोई पर्टिकुलर ब्रांच में जाके हम अकाउंट ओपन करके एंजॉय करते हैं, तो उसको होम ब्रांच करते हैं। तो होम ब्रांच के ब्रांच मैनेजर को इमीडिएट रिपोर्ट करना चाहिए, अगर आपको पता ख्याल में आता है तो। ओके। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप बाहर गाँव गए, आपका अकाउंट बॉम्बे में, आप चेन्नई में गए, तो आप होम ब्रांच में नहीं जा सकते। तो आपके पास अगर ब्रांच मैनेजर का नंबर है, तो वो फ़ोन मोबाइल आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, एसएमएस बेस के कम्युनिकेट कर सकते हैं ब्रांच मैनेजर, या 24/7 टोल फ्री नंबर रहता है बैंक का, उसके ऊपर आप इन्फॉर्म कीजिए। तीसरा, एसएमएस फैसिलिटी डेडिकेटेड है। अभी बताया मैंने कि रिप्लाई फैसिलिटी रहती है, तो डेडिकेटेड एसएमएस फैसिलिटी रहती है, या ईमेल दिया जाता है कि ऐसे वक्त आप ये ईमेल पे इन्फॉर्म करो। तो ये कस्टमर में फैसिलिटी यूटिलाइज करना चाहिए, एसएमएस या ईमेल। उसके बाद में वेबसाइट के ऊपर लिंक रहते, होम पेज के ऊपर लिंक रहते, वो लिंक के ऊपर आप बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ये जो अनऑथराइज्ड डेबिट हो गया आपके अकाउंट में, ट्रांजैक्शन हो गया, उसके आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। या तर इंटरैक्टिव वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम रहती है, तो आप उनको ओरली इन्फॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा एक है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उसका नंबर है 1930 पर आप इमीडिएटली डायल करके ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं साइबर फ्रॉड का, कि मेरे अकाउंट में से पैसे गए। तो आपको 5-6 ऑप्शंस है, और
मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है सब तरफ आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए एज ए मैटर ऑफ अबंडेंट कॉशन। तो बैंक की क्या जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्स क्या है बैंक का? तो अगर आपने एसएमएस भेज दिया, ईमेल भेज दिया, तो उसको ऑटो रिस्पॉन्स आना चाहिए। और ऑटो रिस्पॉन्स में क्या है, एक्नॉलेज करना चाहिए आपकी कंप्लेंट, और वो कंप्लेंट नंबर जो है वो भी आपको कम्युनिकेट होना चाहिए कि आपकी कंप्लेंट प्राप्त हुई है और आपका जो रेफरेंस नंबर है कंप्लेंट का ये है। उसके बाद में जो जब हमने इन्फॉर्म किया कस्टमर ने बैंक को, तो उसका टाइम, बैंक ने कब के एसएमएस भेज दिया और ये आपका जो है फीडबैक कि मेरा ये नहीं है, तो ट्रांजैक्शन किया हुआ नहीं, तो उसका टाइम और उसका डेट वो मेंशन होना चाहिए। इसको बहुत इम्पोर्टेंस है, आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद में बैंक ने अकाउंट इमीडिएट फ्रीज करना चाहिए, उसमें डेबिट ट्रांजैक्शंस अलाउ नहीं करना चाहिए। और बैंक ने जो नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है 1930 का, उसको भी इंफॉर्मेशन देना चाहिए। तो बैंक का ये रिस्पॉन्स है, इमीडिएटली एक्नॉलेज द कंप्लेंट एंड गिव द कंप्लेंट नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम और डेट के साथ। उसके बाद इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है कि हमें पैसा वापस मिलने के क्या रूल्स है, क्या नियम है। तो 100% पैसा कस्टमर को कब मिल सकता है या बैंक को कब देना पड़ता है? पहली केस है कस्टमर की कोई गलती ही नहीं है, बराबर है, उसने कुछ भी नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। दूसरा, बैंक की गलती है। तीसरा, कस्टमर की गलती है और बैंक भी गलती है। तो इस केस में पूरा के पूरा पैसा कस्टमर को मिलता है, बराबर है। ये ख्याल में रखिए कि आपने रिपोर्ट किया हो ना हो, आपकी कोई गलती नहीं है, बैंक की गलती है या दोनों की गलती है, तो इन ऐसे केस में बैंक को आपको पूरा पैसा वापस करना पड़ता है। इसको शैडो क्रेडिट बोलते हैं। आपके अकाउंट में से 50,000 गए तो 50,000 के पूरा पैसा देना पड़ता है विथ वैल्यू डेट, वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरी केस कौन सी है? कस्टमर भी कोई फॉल्ट नहीं, कस्टमर का, बैंक का भी कोई फॉल्ट नहीं है, तीसरी तरफ से कुछ भी हुआ है, बाहर से कुछ हुआ है, तो ब्रीच लाइज विद द थर्ड पार्टी। और कस्टमर ने क्या किया, नोटिफाई किया बैंक को। उसका जब डेबिट ट्रांजैक्शन हुआ, बैंक ने उसको इन्फॉर्म किया और 3 दिन के अंदर, 3 वर्किंग डेज यानी छुट्टी का दिन उसमें नहीं पकड़ने का, अंदर अगर कस्टमर ने रिपोर्ट किया, बराबर है, तो उसको पूरा पैसा मिलता है। फुल अमाउंट ऑफ शैडो इज एलिजिबल, उसको पूरा के पूरा पैसा मिलता है। अगर 3 दिन के अंदर, ये पूरा ख्याल में रखिए, हमारे अकाउंट में से डेबिट हुआ पैसा और 3 दिन के अंदर अगर हमने रिपोर्ट किया बैंक को, मोड ऑफ कम्युनिकेशन मैंने ऑलरेडी बताए थे, तो उसको पैसा पूरा मिलता है। अगर बैंक की भी गलती नहीं है, कस्टमर की नहीं है, बाहर से कुछ हुआ तो। क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या है, पैसा तो मिलता ही है, लेकिन बहुत बार जो क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली कंपनी है उसको पेनल्टी लगाते हैं, तो वो भी पैसा पेनल्टी का उसको रिम्बर्स होता है, ठीक है। ब्रीच थर्ड पार्टी के साथ है, और लेकिन कस्टमर ने 7 दिन होने के बाद रिपोर्ट किया, बराबर है। पहला तो 3 दिन के अंदर रिपोर्ट किया था, 100% मिलता है, पता है। अभी दूसरी केस क्या है, 7 दिन होने के बाद, 7 वर्किंग डेज होने के बाद रिपोर्ट किया, तो क्या होता है, तो इसका जो कॉम्पेंसेशन मिलता है, कितना पैसा, 1 लाख गए तो कितना पैसा मिलना चाहिए, ये बैंक की पॉलिसी है। इसके लिए आरबीआई का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, बैंक डिसाइड करेगी कि कितना पैसा देना चाहिए कॉम्पेंसेशन। थर्ड केस जो है, पहला केस है 3 दिन के अंदर, दूसरा है 7 दिन के बाद, और थर्ड केस क्या है, विद इन 3 to 7 डेज। 3 दिन हो गए लेकिन 7 दिन के अंदर वर्किंग डेज में रिपोर्ट किया, तो क्या कॉम्पेंसेशन मिलेगा, कितना पैसा कस्टमर को मिलेगा, उसके लिए आरबीआई का डायरेक्शंस है। वो क्या है, अगर आपका अकाउंट बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, एसबीआई अकाउंट में नॉर्मल अकाउंट नहीं है, जो छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास केवाईसी के पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं, बिहार का मजदूर बॉम्बे में आ गया काम कर रहा है, ऐसे जो लोगों के लिए एक अलग टाइप की फैसिलिटी सुविधा दी है रिजर्व बैंक ने।
कोई जो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पेंसेशन 5,000 मिलता है, ठीक है। दूसरा केस है नॉर्मल एसबीआई अकाउंट जो हमारा रहता है नॉर्मल एसबीआई अकाउंट है जिसमें हमारा बैलेंस जो है 25 लाख तक रहता है। या तो हमें क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है 5 लाख तक की, या तो हमारा करंट अकाउंट है या वर्किंग कैपिटल लिमिट से कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट और 25 लाख तक। तो ये 25 लाख तक जो भी है एसबीआई करंट अकाउंट हो, वर्किंग कैपिटल लिमिट हो या क्रेडिट कार्ड 5 लाख तक का हो तो 10,000 तक कॉम्पेंसेशन मिलता है अगर हमने 3 दिन से 7 दिन के अंदर रिपोर्टिंग किया तो। तीसरा टाइप है हमारा नॉर्मल एसबीआई अकाउंट है, नॉर्मल करंट अकाउंट है लेकिन बैलेंस 25 लाख से ऊपर है, वर्किंग कैपिटल लिमिट सीसी के ओवरड्राफ्ट के 25 लाख के ऊपर है और क्रेडिट कार्ड 5 लाख के ऊपर है। इस केस में 25,000 तक कॉम्पेंसेशन मिल सकता है। सो ये रूल्स है। अगर आपने ये पूरे सुने बराबर तो मुझे यकीन है, कॉन्फिडेंस है कि आप 3 वर्किंग डेज के अंदर रिपोर्टिंग करेंगे ताकि आपको 100% पैसा वापस मिल सकता है। अभी ये पैसा बैंक ने कब वापस करना चाहिए? हमने तो रिपोर्टिंग कर दिया है एज पर एज पॉसिबल 3 दिन के अंदर। तो बैंक को ये पैसा आपने रिपोर्टिंग करने के बाद तो विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन, आपने जब बैंक को इन्फॉर्म किया कि ये अनऑथराइज्ड डेबिट ट्रांजैक्शन है, मैंने इसको परमिशन नहीं दी है, मैंने किया हुआ नहीं, ये साइबर क्राइम है, तो 10 दिन के अंदर बैंक को जो भी नियम अभी बताए उतना पैसा उनको देना पड़ता है। तो बैंक को क्या है, जो डिस्क्रिप्शन नहीं है इसके अंदर देना पड़ता है। और ये पैसा कैसा देना पड़ता है? शैडो क्रेडिट बोलते हैं कि वैल्यू डेट से। फॉर एग्जांपल मेरी वर्किंग कैपिटल लिमिट है तो उसको इंटरेस्ट लगता है, मेरे 5 लाख डेबिट हो गए तो 5 लाख का 2 दिन का इंटरेस्ट जो है वो मुझे मेरे जेब में से देना पड़ता है। तो इसके लिए वो जो 5 लाख का इंटरेस्ट वैल्यू डेट देना पड़ता है, यानी एज इफ वो अकाउंट में डेबिट ही नहीं हुए ऐसा बैंक को करके उसका जो प्रोडक्ट रहता है वो कम होता है और उसको इंटरेस्ट कम लगेगा, यानी इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा कस्टमर का। ये बैंक इंश्योर करेगी। या तो आपका एसबीआई अकाउंट है, एसबीआई अकाउंट में आपको डेली प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो आपके प्रोडक्ट वैसे ही रहेंगे, यानी एज इफ आपके अकाउंट में पैसा निकला ही नहीं ऐसा अस्यूम करके प्रोडक्ट निकलेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट लॉस ना हो। तो ये बैंक को करना पड़ता है, 10 दिन के अंदर बैंक को पेमेंट करना चाहिए। अभी फ्रॉड किसने किया? कस्टमर की गलती है, बैंक की गलती है, थर्ड पार्टी की गलती है, ये कौन देखेगा? कस्टमर नहीं देखेगा। ये सब देखने की जिम्मेदारी किसकी है? बैंक की है, कस्टमर की नहीं है। कस्टमर की जिम्मेदारी ये की कि उसने रिपोर्ट करना चाहिए बैंक को, ठीक है। अगर उसको पैसा नहीं मिलता है तो कहाँ जाना चाहिए? तो रिड्रेसल मैकेनिज्म है, आरबीआई ने बताया है कि पहले तो आप कंप्लेंट दीजिए, आपका जो होम ब्रांच मैनेजर है उसके एक्नॉलेजमेंट लीजिए कि आपको अगर पैसा नहीं मिला, 10 दिन हो गए रिपोर्ट किया पैसा नहीं मिला। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लिख सकते हैं, या वेबसाइट में अगर कोई पर्टिकुलर ऑफिसर का नाम डिसिग्नेशन दिया है, ये साइबर क्राइम के कंप्लेंट किसको करना है तो उसको लिख सकते हैं। और अगर बैंक ने कॉग्निजेंस नहीं लिया आपका कंप्लेंट का तो 90 डेज होने के बाद बैंक को पूरा पैसा आपको देना पड़ता है, ठीक है। अगर उन्होंने नहीं किया ऐसा तो आप ओम्बुड्समैन में जा सकते हैं। इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है, ओम्बुड्समैन का एड्रेस हर एक ब्रांच के पे पब्लिक नोटिस में दिया हुआ रहता है, तो वो आपका हक है उसका पूरा एड्रेस की जानकारी लेने के लिए। या तो आप इंटरनेट के थ्रू भी इंफॉर्मेशन भी कर सकते, गूगल सर्च कर सकते हैं, मिल सकता है, लेकिन ब्रांच में देना कंपलसरी है। तो अगर आप ओम्बुड्समैन के पास गए तो बैंक को पेनल्टी भी लग सकती है और आपको आपका पैसा मिल सकता है पूरा। अभी जब हमारे अकाउंट में से पैसा निकल गया, डेबिट हो गया विदाउट आवर परमिशन, हमने परमिट नहीं किए, साइबर फ्रॉड हो गए, तो रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट कैसा करना है? नॉर्मल फॉर्मेट है, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है, नियम नहीं है, लेकिन नॉर्मली बैंक की सुविधा के लिए अपना क्लेम पूरा इमीडिएट वापस आने के लिए क्या करना चाहिए हमने फॉर्मेट में, जब हम कंप्लेंट देते हैं ब्रांच के पास, तो लेटर टू होम ब्रांच मैनेजर और सीओ, आपका अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का नंबर लिखना चाहिए,
कब हुआ, कितने बजे हुआ, कौन से डेट में हुआ, कितने बजे हुआ। ट्रांजैक्शन नंबर आपको SMS आ गया है तो ट्रांजैक्शन नंबर आप कोड कीजिए। इंसिडेंस कैसे हुआ, RTGS, NEFT, SB अकाउंट, करंट अकाउंट, आपने क्या यूज़ किया, नहीं किया, वो जो इंसिडेंस है वो इंसिडेंस रिपोर्टिंग होना चाहिए। अगर आपने नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के ऊपर रिपोर्ट किया है 1930 के ऊपर, तो उसकी भी जानकारी देना चाहिए। और बैंक से एक्नॉलेजमेंट लेना चाहिए, आपको जो कंप्लेंट दे रहे हैं तो बैंक से एक्नॉलेजमेंट लेना चाहिए, उसके ऊपर जो टाइम है, डेट है, वो भी लेना चाहिए। इतना अगर आपने किया और 3 वर्किंग डेज के अंदर किया तो आपकी गलती हो ना हो, कस्टमर्स को पूरा पैसा मिलता है, इतना ख्याल में रखिए। ये जानकारी आपके जितने भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बैंक के एम्प्लॉइज़, जिनका भी अकाउंट है कोई भी बैंक में हो, तो आप ज़रूर दीजिए। ये आपके तरफ से सोशल सर्विस होगी, यू विल बी यूजफुल टू द सोसाइटी। बहुत सारे बैंक में मोर देन 90% कस्टमर्स को ये नियम की जानकारी नहीं रहती है जो होना चाहिए। इसलिए आप भी एक वॉलंटियर हो सकते हैं टू स्प्रेड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। थैंक यू।